नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे प्रोफेशनल प्रैक्टिस, लॉ एंड एथिक्स। ये जो सब्जेक्ट्स है, इस सब्जेक्ट को हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो इस सब्जेक्ट में 2021 का पेपर मैंने आपको करवाया और 2021 के पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोग उसे लाइक भी किए, मुझे अच्छा लगा। तो इसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जा रहा है। वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर जो है आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न आपका जो है सॉल्व हो जाए। ओके, तो क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन प्रोफेशनल एथिक्स इन डिटेल। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, उसको डिटेल में जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं पर्टेनिंग टू कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स पर्टेनिंग का साइलेंट फीचर्स क्या होता है, वो जो है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। तो प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात किया जाए तो ये प्रिंसिपल्स है ना, सिद्धांत, वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट्स, बिहेवियर एक तरीके से कह सकते हैं, वो प्रोफेशनल एथिक्स कहलाता है। जो कि किसी भी व्यक्ति के जो बिहेवियर होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, उसी को प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है वो डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि जो भी प्रोफेशनल हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी क्लाइंट्स या जो भी कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं या गुड्स प्रोवाइड्स करने वाले हैं, उन्हें बेटर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, वाइल अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, है ना, मतलब आदरपूर्वक, ऑनेस्ट, ईमानदारी से और एक सत्य निष्ठा के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं, जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं, वो अपने कस्टमर्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। जैसे हमारे यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल है एमआरएस स्टडी, तो वहाँ पे मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग देख रहा है या आने उस वाले समय में जो भी लोग देखेंगे, उन्हें एक वैल्यूएबल कंटेंट मिले। उसके लिए मैं सत्यनिष्ठा के साथ, यानी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ अपनी बातों को रखता हूँ, ताकि जो भी लोग आए उन्हें लगे कि नहीं, जो भी अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है वो सही है और लोग हमें फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन सच में मिलता है, कोई झूठ और बकवास करके नहीं, आपको सच में एक सही अपडेट दिए जाते हैं। द फॉलोइंग आर द सम की फीचर्स, कुछ की फीचर्स हैं ऑफ कोड ऑफ एथिक्स डैट इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट प्रोफेशनल एथिक्स, जो प्रोफेशनल एथिक्स को प्रमोट करता है। पहला है प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। कोड ऑफ एथिक्स टाइपिकली आउटलाइंस द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ डैट आर इम्पॉर्टेंट टू द प्रोफेशन, सच एज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। जो भी आदमी का जो अधिकार है, उस अधिकार को उसे मिलना चाहिए, है ना, एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दे हाँ रे बोल, ऐसा नहीं बोल सकते हो। आपको आदर के साथ, हाँ बाबू बोलो, क्या बात है। आप कितना भी बड़े पद पे क्यों ना हो, आपको रिस्पेक्ट के साथ किसी को बोलना होगा। आप किसी को डांट कर
या अभद्र व्यवहार करके नहीं बात कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि आपको ईमानदार रहना होगा, आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा, आपको अकाउंटेबिलिटी के साथ वर्क करना होगा। These principles provide a foundation for ethical behavior and decision making in profession। और प्रोफेशन में डिसीजन मेकिंग के केस में और इथिकल बिहेवियर का ये फाउंडेशन है, जड़ है। और अगर आपका वैल्यूज़ और आपका प्रिंसिपल्स ही डगमग है तब फिर कुछ नहीं हो सकता, तो आपको अपने प्रिंसिपल्स और जो आपका वैल्यूज़ है वो कभी नीचे मत गिरने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, अ कोड ऑफ एथिक्स सेट आउट अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल्स इन द प्रोफेशन। एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि हर व्यक्ति उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे। जैसे आप अभी कॉलेज में होगे तो कॉलेज में आपका एक रूल्स फॉलो करवाया जाता है। क्या फॉलो करवाया जाता है? तो आपको रूल फॉलो करवाया जाता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, टाई, शूज़ ब्लैक और एक बैग लेकर आपको कॉलेज के कैंपस में इन करना है, या जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसमें आपको इन करके अपने क्लास में बैठना होगा। वही अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका अलग कोड होगा, ड्रेस का कोड हो सकता है, बोलने का कोड हो सकता है, कई सारी चीज़ें। तो अलग अलग एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं एक अलग अलग लेवल पे। ओके, दीज स्टैंडर्ड्स मे कवर एरियाज सच एज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें एक एरिया कवर करता है एक स्टैंडर्ड जब हम लोग सेट करते हैं तब। तो मैं आपको एग्जांपल दिया, किस चीज़ का एग्जांपल दिया? आपके कॉलेज के अंदर जो एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो, ये इवन यही नहीं, कॉलेज में ये भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि हमेशा आपको सीनियर का रिस्पेक्ट करना है, अपने जूनियर्स के साथ प्यार से बात करनी है, रैंकिंग नहीं लेना है। तो इस तरीके के अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में, हो ना, क्योंकि कॉलेज में भी अलग अलग एरियाज़ होते हैं, ऑडिटोरियम, एकेडमिक बिल्डिंग, हॉस्टल, है ना, 3 एरिया तो है। फिर कैंपस के बाहर, कॉलेज कैंपस के अंदर, तो प्लेग्राउंड में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ताकि किसी के वैल्यूज़ को हानि ना पहुँचे और सब कोई अपने वैल्यूज़ के अंदर काम करे, अपने जो भी नियम्स लगाए जाए, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाए, उस स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर सके। ओके, उसके बाद है आपका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। अ कोड ऑफ एथिक्स टाइपिकली इंक्लूड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दैट हेल्प टू इंश्योर द प्रोफेशनल आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। दिस मैकेनिज्म में include disciplinary procedures, ethical review and penalties for violations of code। देखो ये क्या कहता है कि आपको कई बार अगर कोई जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया उस स्टैंडर्ड को कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उस पे पेनल्टी लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स मैंने सेट किया या आपके द्वारा जो भी सेट किए गए उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जो फॉलो नहीं किया कर रहा है उसे पेनल्टी देना पड़ेगा, है ना। आपको एक अनुशासन लगाना पड़ता है, लॉ फोर्सली कई बार काम करवाने पड़ते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अलग प्रोफेशन में हैं। आप अब 9th-10th के बच्चे नहीं रह गए कि आपको फोर्स ना किया जाए, आपको फोर्स करके सिखाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि आप अभी अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो आप ज़िंदगी में जैसा आप अभी हैं वैसा ही आगे भी रहिएगा। तो अगर आपको अभी स्ट्रिक्टली फॉलो करवा कर आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके उस इन्वायरमेंट में रखा जाएगा तो आप भी आने वाले समय में जो लोग होंगे उन्हें भी आप एक अलग बिहेवियर सिखाइएगा, बताइएगा कि ये सही है, ये आपका गलत है, वो चीज़ें। राइट। अगला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कई बार आपका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि जो भी चीज़ें आपने स्किल सीखा है उस स्किल्स में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में ही ये भी आता है। पब्लिक ट्रस्ट, ये भी कोड ऑफ एथिक्स में आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना, या इवन आप कोई काम ही क्यों ना कर रहे हो, उस काम को लेकर आपको क्या करना होगा, एक पब्लिक का रिव्यू आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो या रोड ही क्यों ना बना रहे हो, मान लो कि आप सिविल इंजीनियर हो, ठीक, और आपको बोल दिया गया कि आपको जो है रोड बनानी है। अब आप रोड बनाने चल दिए और रोड बनाने जब आप गए तो पता चला कि आपका रोड ख़राब हो गया। तो उसके लिए, है ना, उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? पब्लिक से आपको रिव्यू लेना पड़ेगा कि भाई रोड ये ख़राब हो गया तो इसमें क्या कारण था कि रोड ख़राब हो गया, कोई तो रीज़न होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना रीज़न का रोड ख़राब हो गया। इंजीनियर या तो चोरी किया होगा। अब अगर इंजीनियर चोरी किया है तो उसका इंजीनियर्स पे क्या होगा, विश्वास उठ जाएगा, है ना। तो आपको पब्लिक का ट्रस्ट, विश्वास भी जीतना पड़ेगा अगर आपको और आगे और सफल होना है तब। Some of benefits of code of ethics include promoting cultures of ethical behavior, decision making in profession, improving quality of services provided by professionals and enhancing public interests, confidence in the professions। ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स आपको जो है यहाँ पे होते हैं। ओवरऑल बात किया जाए प्रोफेशनल इथिक्स का तो ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है, मतलब पॉइंट्स है एक प्रोफेशन या किसी भी प्रोफेशन के अंदर, जो कि कोड ऑफ एथिक्स जो है हेल्प करता है गाइड करने में किसी के बिहेवियरल प्रोफेशनल को या प्रोफेशंस को, ताकि वो एक ऑनेस्टी, ईमानदारी पूर्वक काम कर सके और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे और पब्लिक का उस पर ट्रस्ट बन सके, एक स्टैंडर्ड सेट रह सके, उसका भी वैल्यूज़ और उसका जो सिद्धांत है वो भी पालन हो सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म एंड, यहाँ पे एंड है, डिस्कस डिफिशियंसीज इन स्टेट ऑफ आर्ट, है ना। तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म क्या होता है और डिफिशियंसी इन स्टेट ऑफ आर्ट क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे जानना है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म को विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सिस्टम होता है जिसमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ना, टू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को, हु रिपोर्ट इलीगल, जो कि इलीगल रिपोर्ट किया जाता है, अनइथिकल होता है और डेंजरस प्रैक्टिसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा है, इथिक्स के खिलाफ काम हो रहा है, इलीगल हो रहा है, डेंजरस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, काम हो रही है, तो उसके खिलाफ एक रिपोर्ट किया जाना
और उससे प्रोटेक्ट करना ही जो है व्हिस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। इसका मेन एम यही होता है कि इनकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड विद इंफॉर्मेशन विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिना कोई डर के अगर आप देखें कि कोई गलत काम हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आप बिना डरे आप अपने हायर अथॉरिटी को बताइए कि इस तरीके का काम अपना ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है जो कि सही नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उस नियम के खिलाफ काम हो रहा है। टाइपिकली प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म इंक्लूड अ सेट ऑफ पॉलिसीज़, है ना, एक पॉलिसीज़ जो है सेट किए जाते हैं, साथ ही साथ एक प्रोसीजर्स भी होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है टू रिपोर्ट मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग एज वेल एज मेजर्स टू प्रोटेक्ट विस्टल ब्लोअर्स आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट रिटेलिएशन। अगर कोई विस्टल ब्लोअर कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उस कार्रवाई को करने का एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा। These policies and procedures may vary depending on organization and jurisdictions in which it operates, but generally they include avenues for reporting, confidential protections and legal remedial retaliations. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे तो डिपेंड करता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं। विस्टल ब्लोअर मैकेनिज्म जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होता है, हर किसी को नहीं बता दिया जाता है कि हाँ भाई तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ जो है नोटिस, मतलब तुम्हारे खिलाफ जो है फलना आदमी जो है क्या बोला जाता है, फलना आदमी चुगली किया है या फिर बताया है कि तुम गलत काम कर रहे हो, इलीगल काम कर, नहीं, कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी को बताया नहीं जाता है, उसे देखा जाता है। जो हायर अथॉरिटीज़ है उसको पे गौर करता है, उसको पे नज़र रखता है, और नज़र रखने के बाद अगर सही पकड़ा जाता है तो उसको दर दबोचा जाता है। ओके, one of the deficiencies in the state of art of protected disclosure mechanism is many whistleblower still face retaliations even when there is a law and policies in place to protect them। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है ना इसका, कि भाई ये जो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है या विस्टल ब्लोअर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली देखो, अब मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और आप गए अपने हायर अथॉरिटी के पास कंप्लेन लेकर कि देखिए सर ये जो आदमी है ना इस तरीके का काम कर रहा है जो कि इथिक्स के खिलाफ है। लेकिन मान लो कि जो हायर अथॉरिटी के पास आप गए और वो हायर अथॉरिटी भी उसी गलत काम में उसका साथ दे रहा था और आप उसी को जाके कंप्लेन कर दिए, तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा? आपकी बताई बातों को उसके पास पहुंचा दिया जाएगा कि भाई थोड़ा सावधान होकर काम करो, कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। यानी आप चोरी करो लेकिन सबको दिखाकर नहीं, थोड़ा छुपकर चोरी करो। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि अगर जो चोरी कर रहा है उसके पक्ष वाला ही आदमी है या उसको कोई साथ देने वाला ही आदमी है हायर अथॉरिटी जिसके पास आप गए कंप्लेन लेकर, तो फिर आपका बात नहीं बनने वाला है। आपको उस कंडीशन में चुप रहना ही ज़्यादा बेटर है, या फिर आप बोल भी दोगे तो उस पर कोई एक्शंस नहीं लिया जाएगा, या एक्शन लिया जाएगा तो हो सकता है कि आपकी जान की खतरा हो या आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाए, माने उल्टा ब्लेम आप पे ही आ जाएगा। ठीक है। रिटेलिएशन कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज टर्मिनेशन, डिमोशंस, harassment or blacklisting, and it can have chilling effect
ऑन अदर हु माइट अदरवाइज कम फॉरवर्ड। वही वो रिटेलिएशंस आपके खिलाफ होगा ना। अगर मान लो कि आपको कंप्लेन करना है किसी के लिए और आप जिसके पास कंप्लेन करने गए वो उसका दोस्त है ना कि आपका, तो ऑब्वियसली आपको ही उल्टा ब्लैकमेल करने लगेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब से निकाल देगा, क्यों भाई, तो ये गलत काम करता है, आप पे उल्टा इल्ज़ाम लगा देगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा ताकि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब ना मिले, नौकरी ना मिले। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि सबसे बड़ा डिफिशियंसीज है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है इसका यही है। अनदर डिफिशियंसीज आपका ये है कि इसमें रिएक्टिव होता है देन प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव के जगह पे रिएक्टिव इसका जो है रिएक्शंस मिलता है। इन अनदर वर्ड अगर बात किया जाए तो दे ओनली कम इन टू प्ले आफ्टर विस्टल ब्लोअर हैज़ कम फॉरवर्ड विद इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, आप किसी के बारे में बताते हैं कि वो गलत काम कर रहा है, उसी दौरान ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है, मतलब कम फॉरवर्ड आता है इंफॉर्मेशन। दिस मीन्स डैट देयर इज़ often is delay in addressing the underlying problems. It may be already caused harm by the time it is exposed। यहाँ पे होता क्या है कि मान लो कि आपको पता चला कि कोई व्यक्ति जो कि इलीगल काम कर रहा है, आपको पता चल गया, आपका दिमाग फिर बोलेगा, दिल बोलेगा कि यार हायर अथॉरिटी को बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। आपका इथिक्स, आपका मोरल वैल्यूज़, आपका दिमाग अलग अलग बात कहेगा, आप उसमें उलझे रहेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन। आप क्या कीजिएगा, सोचिएगा समझिएगा कि बातों को बताएं कि नहीं बताएं, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, आप खुद सोचते रहिएगा। और एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि चल जो होगा देख लिया जाएगा, जो होगा देख लिया जाएगा, और उसके बाद आप जाइएगा एक्सपोज करने, तो आप टाइम लगा दिए ना। जो एक्सपोज 10 दिन पहले होना चाहिए, आप वो चीज़ 10 दिन बाद कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि डिस्पोजेस जो होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एडिशनली देयर इज़ ऑफन अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कमी होता है। विस्टल ब्लोअर्स may not know what actions are being taken in response to their disclosures, and they may be no way to hold organization accountable for their action। जो विस्टल ब्लोअर्स होते हैं, जो विस्टल ब्लोअर्स होते हैं, मान लो कि मैं किसी के खिलाफ एक्सपोज किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंशियल एक फाइल में जमा करके और हायर अथॉरिटी को दे दिया, तो हायर अथॉरिटी उस इंसान के खिलाफ क्या एक्शन लिया वो पता नहीं चलता है किसी को। जब पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या सर से ऊपर हो जाता है, तब ऑर्गेनाइजेशन में पता चलता है अच्छा इसके साथ ये हुआ था, लेकिन एक बेसिक लेवल पे पता नहीं चलता है। फाइनली देयर इज़ अ लैक ऑफ सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर विस्टल ब्लोअर। विस्टल ब्लोअर के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है और न ही उसके को कोई रिसोर्सेज दिए जाते हैं। भाई वो अच्छा काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचा रहा है, लेकिन इवन फिर भी उसको कोई सपोर्ट, कोई रिसोर्सेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। विस्टल ब्लोइंग कैन बी स्ट्रेसफुल एंड आइसोलेटेड। स्ट्रेसफुल होता है या आइसोलेटेड आपका होता है एक्सपीरियंस, एंड विस्टल ब्लोअर मे नीड इमोशनल, फाइनेंशियल, लीगल सपोर्ट टू नेविगेट द प्रोसेस। लेकिन विस्टल ब्लोअर्स को इमोशनल, फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिलता है।
रहने के बावजूद भी। ज़रूरत है लेकिन उसे दिया नहीं जाता है। इसके पीछे एक रीज़न ये है ताकि जो कॉन्फिडेंशियबिलिटी है वो लीक ना हो, है ना। However, many protected disclosure mechanisms do not provide adequate resource to their disclosures, and there may be no way to hold organization accountable for their action. उसके एक्शन के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं होता है। फाइनली ये चीज़ें तो मैंने दो बार शायद लीक कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन अगले दिन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।